हेलो दोस्तों। आज हम इस कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। और ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल है। इसमें आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवरेज होगा इस पूरे कोर्स में। तो पॉलिटी आपकी यहाँ से ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बस बने रहिए इस कोर्स में और बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया का मतलब है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर देखा जाए तो बना था, लेकिन उसके रूट्स अगर देखें तो ब्रिटिश इंडिया में जो कुछ चार्टर एक्ट्स पास हुए थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स पास हुए थे, उनमें उसके कुछ रूट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी बातें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हैवली डिराइव्ड हैं। तो इसलिए इन सारे एक्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए इन सारे एक्ट्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है। तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं www.dhamofupsc.com। और अगर आप नोट्स पढ़ना भी चाहते हैं तो भी इसी वेबसाइट में कर सकते हैं। और इसमें आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो आपके जीएस के इसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा किस तरीके से कंपनी यहाँ पर आती है और अपना रूल इस्टेब्लिश करती है और इस दौरान वो कैसे चार्टर एक्ट्स को पास करती है। सो इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन गेव एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया बाय इशूइंग ए चार्टर। तो सन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन एक चार्टर इशू करती है और इस चार्टर के द्वारा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट देती हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन से अब कोई भी कंपनी, ट्रेडर या मर्चेंट भारत में ट्रेड नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है। फिर उसके कुछ कुछ वर्षों के बाद इन 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। वो ट्रेडर के तौर पर भारत में आते हैं, अपने कॉमर्शियल फंक्शंस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फिर काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं। 1765 कंपनी दीवानी राइट्स ऑब्टेन करती है। कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर वो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस इन सब के राइट्स अब कंपनी के पास होंगे। तो यहीं से कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस स्टार्ट होते हैं। इससे पहले कंपनी प्योरली एक कमर्शियल बॉडी के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जहाँ पर बंगाल में तो वहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है और उसके बाद से ही कंपनी दीवानी राइट्स ऑब्टेन करती है और अपने पॉलिटिकल फंक्शन स्टार्ट करती है और भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करती है। फिर उसके कुछ वर्षों के बाद भारत में बहुत सारी पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी वजह से भारत में अंग्रेजों के प्रति एक आक्रोश, एक विद्रोह की भावना डेवलप होने लगती है और उसका नतीजा ये होता है कि सेपॉय म्यूटनी हो जाती है 1857 में। दैट इज ऑल्सो नोन एज 1857 रिवोल्ट। फिर एक वर्षों के बाद ब्रिटिश क्राउन, इस रिवोल्ट के बाद ही ब्रिटिश क्राउन ये डिसीजन लेता है कि अब भारत में गवर्नेंस करने की जिम्मेदारी उसे खुद लेनी पड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बस में ये अब नहीं चल रहा है सही से। देन ब्रिटिश क्राउन विच एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस रूल कंटिन्यू टिल अगस्त 15 1947। तो ये जो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल रहता है वो अगस्त 15 1947 तक कंटिन्यू रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सर्टेन इवेंट शेप द लीगल फ्रेमवर्क, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, गवर्नेंस, इन सब का सिस्टम स्टैब्लिश किया था और बहुत सारे उन्होंने एक्ट्स भी पास किए थे, क्योंकि भारत में उन्होंने बहुत धीरे धीरे इवॉल्व किया था अपने आप को। और इस दौरान ही उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स पास किए थे और इन्हीं एक्ट्स का नतीजा ये था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस का सिस्टम डेवलप हो पाया था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई 1946 में टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स थे उसमें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा इन सारे एक्ट्स को, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन सारे एक्ट्स को ही मद्देनजर रखते हुए वो अपने काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं हम इन सारे एक्ट्स का रिफ्लेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगर डिबेट्स देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग ऑन जनवरी 26 1950। काफ़ी दिन तक डिबेट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है और फाइनली जनवरी 26 1950 में
constitution comes into the being. These events have also greatly influenced our constitution and polity. तो इन events, ये चार्टर एक्ट्स, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है. इसे ही हम अब स्टडी करेंगे. तो कंपनी का जो रूल रहता है वो 1773 से 1858 तक रहता है. 1858 के बाद क्राउन का रूल स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले जो चार्टर एक्ट होता है वो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और आज के इस वीडियो में हम इसी को पढ़ेंगे. सो इट वॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टेप था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम है, जो अफेयर्स हैं, उसको रेगुलेट करे, कंट्रोल करे. द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो लेड बाई दिस एक्ट, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहा था, और जब भी कोई एम्पायर इस्टेब्लिश होता है तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रलाइज्ड पावर की ज़रूरत होती है. तो इस एक्ट द्वारा उस सेंट्रलाइज्ड पावर की फाउंडेशन रखी गई थी. फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उनको भी रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, कंपनी इज ऑल्सो डूइंग सम ऑफ द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स इन इंडिया. So we see how this centralization tendency was laid down in this act. It designated Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. So the first Governor General of Bengal was Warren Hastings. तो गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको डेजिग्नेशन पहली बार चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया वो. अब पहले 3 प्रेसिडेंसी जो थी, बॉम्बे और मद्रास, ये पहले तीनों इक्वल थी, लेकिन अब जो बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट हो गया. मतलब ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास अब ज़्यादा पावर्स हैं. वो एक इंडिया का सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के तौर पर उभर कर सामने आ रहा था. उसको 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी गई ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके. और भी कुछ रेगुलेशंस किए गए, जैसे सर्वेंट्स जो कंपनी के थे, नाउ दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड. जो सर्वेंट्स कंपनी के थे वो अब प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं कर सकते हैं. द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दे वर टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में रिपोर्ट करेंगे. एंड दे कांट ऑल्सो एक्सेप्ट प्रेजेंट और ब्राइब्स. जो सर्वेंट्स थे वो अब ना सिर्फ प्राइवेट ट्रेड भी नहीं कर सकते और ना ही वो प्रेजेंट और ब्राइब्स, नेटिव इंडियंस, इनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अब आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ अपने मन से नहीं कर सकते हैं. आप जो भी कर रहे हैं उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. आप बताएंगे कि किस तरीके से आप इंडिया में रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स चला रहे हैं. तो एक तरीके से रेगुलेशन और स्ट्रॉन्ग की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा. सो 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस, तो 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई. और उसी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को इस्टेब्लिश किया गया 1 वर्ष के बाद एट फोर्ट विलियम इन कैलकाटा इन ईयर 1774. और इसका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्पे. तो ये सारी बातें थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की, जो कि फर्स्ट ऑफ द चार्टर एक्ट था. इसके बाद और भी चार्टर एक्ट्स आए थे, लेकिन वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे. लेकिन हमने किस तरीके से देखा कि चार्टर एक्ट्स जो है 1773 का चार्टर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे भी हम चार्टर एक्ट्स को देखते रहेंगे. तो बस बने रहिए हमारी इस प्लेलिस्ट में, जो कि कंप्लीट आपकी पॉलिटी तैयार कराएगी. और अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके के जो वीडियोस हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इस चैनल में डालता रहूँगा. और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो यू कैन ऑल्सो सपोर्ट 1 टाइम पेमेंट. एनी नॉमिनल पेमेंट विल बी हेल्पफुल टू अस. आप कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट हमको हेल्प कर सकते हैं. डायरेक्ट UPI पेमेंट कर सकते हैं, UPSC Dhamma @UPI, UPSC Dhamma @Kotak. और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर हम एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पर हम और भी प्रिपरेशन से रिलेटेड और अदर बातें करेंगे, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. जस्ट सर्च धम्मा ऑफ UPSC इन योर टेलीग्राम ऐप और चैनल ज्वाइन कर लीजिए. और मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, उस पर भी आप क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. विल मीट नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए बाय.